And ये आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? एंड ऑफ सेशन 2 प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? Yes, sir. Okay, fine. So I will proceed with the session 3, and that is the concept जो है बिल्कुल क्लियर कर दे हो जाता है इससे। अब ये सेशन 3 को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन 3 फार्माकोथेरेपी, how it works and what magic in it, how to choose, why to choose, etc. Always remember the rational combination therapy, Chinese menu approach. Chinese menu of your order will give you everything, soups, and then disturb whether the other. This is a terminology used by the American Heart Association, approved by the Chinese menu approach. Chinese menu approach means that you are adding one drug with the other drug, or with the other drug, and with the other drug, and why? Question is this. Algebra blood pressure is cardiac output multiplied by the systemic vascular resistance. More is the cardiac output, more is the blood pressure. More is the systemic vascular resistance, more is the blood pressure. The cardiac output is heart rate multiplied by stroke volume. It means that blood pressure in the end comes, इसको अगर इक्वेशन बनाए तो हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय systemic vascular resistance. More is the heart rate, more is the blood pressure. More is the stroke volume, more is the blood pressure. More is the systemic vascular resistance, more is the blood pressure. All diseases, मैंने पहले डिस्क्राइब किया, वेदर वो या तो HR को बढ़ाती हैं, या स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाती हैं, या सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं, या दो को बढ़ाती हैं, या तीनों को बढ़ाती हैं। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, जितना सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस तो में स्ट्रोक वॉल्यूम का मसला आ जाएगा, हार्ट रेट का मसला। अगर आप एक ड्रग दें और वो हार्ट रेट यानी इंट्राकार्डिक, उसका मतलब ये होगा उसका अटैक जो है वो हार्ट रेट के ऊपर है, तो इंट्राकार्डिक होगा, लोड कम कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ये मायने हो गया। तो कार्डियक लोड जो कहते हैं इंट्राकार्डियक लोड, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस अगर आप करेंगे तो प्री लोड एजेंट कहते हैं, यानी आप हार्ट के अंदर लोड देने से पहले ही उसका लोड कम कर रहे हैं। तो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस पे जो ड्रग एक्ट करती हैं वो अलग होती हैं, और वो कहते हैं प्री लोडिंग एजेंट्स। इंट्राकार्डियक जो है लोडर्स जो है उनके लिए HR और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसको अगर आपको रखना है सही, तो आपको फिर क्या करना होगा, आफ्टर लोड को कम करना पड़ेगा। आफ्टर लोड को अगर आप कम करेंगे और प्री लोड को भी कम करेंगे, और इंट्राकार्डिक इफ यू आर रिड्यूसिंग द हार्ट रेट आल्सो कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन टू द हार्ट मसल्स बाय रिड्यूसिंग द हार्ट रेट, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मेनू हो जाएगा। पहले वो लेके आता है वो बिटर्स, फिर वो सूप पिलाता है, फिर वो आपको मेनू ला के देता है। चाइनीज़ मेनू अप्रोच कहते हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि HR को करती हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को करती हैं, और सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को करती हैं अटैक। ये इस बात पर बातचीत हो रही है अलजबरा। अलजबरा क्या है? हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाय सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। इसकी बेस के ऊपर ये जो है ना ये फार्मूला बना दिया गया। या तो आप दो को अटैक पाए,
कम हो जाएगा। एक को कराएं कम हो जाएगा, हो जाता तो अच्छी बात है। वो एक को कराएंगे तो मोनोथेरेपी, दो को कराएंगे तो डुअल थेरेपी, और तीन को अगर कराएंगे तो ट्रिपल थेरेपी हो जाएगी। इसके HR मल्टीप्लाई बाय एस स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एस वी आर, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, ये समझने वाली बात है। ये फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। हार्ट रेट इंक्रीजेस, the arteries, the systemic vascular resistance, vein stroke volume. इट मीन द प्री लोडिंग एजेंट आप इस्तेमाल करें रिडक्शन के लिए, आफ्टर लोडिंग एजेंट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करें, और हार्ट रेट को कम करने वाले एजेंट इस्तेमाल करें। तो ये जो है चाइनीज मेन्यू अप्रोच हो जाए। मोनोथेरेपी करें, डुअल थेरेपी इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, डुअल थेरेपी हो जाएगी, और तीनों को मिला देंगे तो ट्रिपल थेरेपी और मोर देन दैट हो जाएगी। ये बड़ा जबरदस्त बात की है, समझाने की नहीं है, लेकिन इसको कैसे समझाएगा। थायराइड डायरेटिक्स जो है ना, उनका मैकेनिज्म नहीं है, आपको पता है, ये प्री लोड को कम करता है, ज्यादा वेट प्री लोडिंग एजेंट्स हैं, तो ये वेट इसको ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, तो प्री लोड को कम करते हैं। सारे डायरेटिक्स और बहुत सारे हैं, मैंने क्लासिफाई नहीं किया, लेकिन ये खास तौर पे जो है ना कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर एडजुवेंट एजेंट है। थायराइड हो या फ्रुसिमाइड हो, जो भी हो, कॉम्बिनेशन भी होता है फ्रुसिमाइड का। इस तरह से जो है ना ट्राइमेट्रीन वगैरह हैं, ये ड्रग्स अलग हैं। इस तरह से ड्रग इंडिपेमाइड है, ये इसमें लिखी नहीं गई है। थायराइड का हाइड्रोक्लोरोथायराइड है इनके बाद, या थायराइड हाइड्रोक्लोराइड है, या डाई हाइड्रोक्लोरोथायराइड, ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है थायराइड। उनके मुकाबले में जो मैं दूसरे एजेंट के नाम बताया, प्री लोडर है, ये कम करते हैं, और ये खास तौर पे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटिक्स, स्ट्रोक्स और आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है किसी को, खाली है, उनमें बेस्ट एजेंट है मोनोथेरेपी के तौर पर। लिहाजा दिस इज दी, ये है प्री लोडिंग एजेंट। इसके साथ दूसरा ग्रुप है, इसके साथ है डूप डायरेटिक्स, इसका काम भी सेफ है, जैसे फ्रुसिमाइड मैंने अभी भी बताया, या इसके साथ आप एम्लोडोपिन को ऐड कर दें, इसके साथ जो है वो ट्रामेट्रिन को ऐड कर दें। एक दूसरा एजेंट और भी होते हैं इसके साथ, वो ऐड कर दें। ये लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक में फ्रुसिमाइड है, ये अगर आप 40 मिलीग्राम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलीग्राम तक भी दे सकते। इन केसेज सीवियर पल्मोनरी एडिमा, वी यूज इट 300 मिलीग्राम पर डे। तो ये बड़े अच्छे इफेक्टिव एजेंट है, बहुत क्विक एक्टिंग है, मगर ये खास मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं, हर एक में नहीं होते हैं। फिर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, वो भी है एक्चुअली, इसको अलग क्लासीफाई किया गया, ये डायरेटिक नहीं बोल रहे, लेकिन इसके अपना फायदा है, इसके 5 फायदे हैं। चलो मैं एक बता देता हूँ आपको, ये प्री लोडिंग एजेंट है, ज़्यादा प्री लोड कम करता है। ये तो ज़ाहिर है, ये बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन, मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट्स द रिसेप्टर एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये एल्डोस्टेरोन जो है ना, इसके बड़े दूसरे फायदे भी हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के लिए ये मैजिक ड्रग, अभी इससे पहले सुना दिया था। 100 मिलीग्राम भी देते हैं तो लोगों का रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कंट्रोल में आने शुरू हो जाता है। 200 मिलीग्राम की नौबत ही नहीं जाती, इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोलैक्टोन के नाम से आता है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो गया, प्री लोडिंग है बेसिकली, बट इसके अलावा और भी इफेक्ट्स हैं इसके। इसमें रेजिस्टेंस को ये कम करता है, किसी वजह से भी कोई रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो रहा है किसी भी वजह से, उसमें भी इफेक्टिव एजेंट है, एज अ थर्ड एजेंट, फोर्थ और फिफ्थ एजेंट। नाइट्रेट्स का लिए ये वेन्स के ऊपर इफेक्टिव है, विनोडायलेटर्स है, लेकिन आर्टियोडायलेटर भी है। दोनों सूरतों में के अंदर जो है ना, ये डबल इफेक्ट है इसका, ये वेन्स पे भी एक्ट करता है, यानी प्रीलोड एजेंट है ये, आप बहुत अच्छा है।
मॉर्फिन भी जो है ना प्रीलोडिंग एजेंट है, वो एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अगर दुनिया में है विनोडाइलेटर स्पेसिफिक तो वो मॉर्फिन है। वेन्स के ऊपर अगर आप हाइपरटेंशन में देना चाहते हैं प्रीलोडिंग एजेंट के तौर पे, सेकंड एजेंट आप इनको नहीं देना चाहते, तो नाइट्रेट्स आर द गुड ड्रग्स। आइसोसोर्बोट मोनोनाइट्रेट है, ट्राइनाइट्रेट्स हैं, दे आर गुड ड्रग्स एज अ फोर्थ एजेंट और फिफ्थ एजेंट। उसको आप ना इन ड्रग थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जब इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एक पेशेंट है उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज ऑलरेडी है, तो आपने इसका आपका चॉइस जो सेकंड एजेंट का है ही नाइट्रेट्स, यानी आपने प्री लोड एजेंट इस्तेमाल कर लिया है। अब आपको क्या करना चाहिए था कि कार्डियक इंट्राकार्डियक लोड को कम करना चाहिए, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द हार्ट मायोकार्डियम, वो एजेंट में मिला देते तो सबसे बेहतर हो जाता है, इस्कीमिया बेहतर हो जाता है उसका, और उसका जो है ना मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो आफ्टरवर्ड्स आने वाली है उससे उसे जान छूट जाती है। अब ACI और ARB जो है ना बहुत सारे हैं, बड़ी लंबी क्लासिफिकेशन है, इसको छोड़ो। बात ये है कि करते क्या है इसके अटैक जो है ना, बेसिकली जो है ना याद रखिएगा, ARB का जो होता है इफेक्ट जो होता है, जो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट है वो मैं आपको प्रीडोमिनेंट इफेक्ट जो है ना इनका वो ये कि ये आफ्टर लोड एजेंट जो है ना, जैसे मैं बार बार आफ्टर लोड किया जा रहा है, उसको जो है ना ये बहुत बेहतर करते हैं। इनमें इनका कमाल है ये बैलेंस वालोडिलेशन, बैलेंस यानी वेन्स का तो करना है लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन असल में ये आफ्टर लोडिंग एजेंट आफ्टर लोड को बहुत जबरदस्त कम करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते द इफेक्ट ऑफ द कैप्टिप्रिल, इसीलिए अंडर द टंग कैप्टिप्रिल कभी भी नहीं रखते। या यहाँ जो आजकल द प्रैक्टिस रॉन्ग, सीवियर हाइपरटेंशन होगा और CVA में चला जाएगा पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे सामने हुआ है, कभी भी नहीं देते इनको, जो देते हैं वो बड़ी ट्रिक होती है इनकी, उस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लो डोज से अपर डोज में जाते हैं। ASI इन स्पेसिफिक कंडीशन में दिए जाएंगे, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में बहुत अच्छे हैं, ARB तमाम में अच्छे हैं। लोजाटा है, वसाटा आज तक टॉप मोस्ट ड्रग जो लिखी जाती है, टर्मिसाटा अभी तक जो है ना टॉप लिस्ट जो है ना वलसाटा है, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फरोख्त होती है ARB। तो वो याद रखें वसाटा जो है वो उसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, जब और ड्रग्स जो इसी ग्रुप में जो आती हैं उनके ज्यादा हैं। इनमें सावधान है, दी सावधान है, बहुत सारी हैं। ये सारे जो एजेंट्स हैं वो क्या है, इनको क्या कहते हैं इसको, कि जब ये हाँ विनोडाइलेटर। जी ये बेसिकली जो है ना, फिर उसके बाद जो है ना वेन्स पे भी अटैक करते हैं, विनोडाइलेटर है बिल्कुल है। मैंने कहा प्रीडोमिनेंट इफेक्ट की मैं बात कर रहा था, इसमें लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे कोई पूछे तो आप ये बताएं आफ्टर लोड को कम करते हैं, प्री लोड को भी कम करते हैं। अब आप बाद में सेकंड में करें, डोमिनेंट इफेक्ट जो होता है इनका वो बड़ा यूनिक है। देखें क्या लिखा है उसने, बैलेंस वालोडिलेशन, यानी वीनो नहीं लिखा है। आर्टीरियल जो है ना उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कम करते हैं, ये अजीब सी बात है। और इनका एक्शन जो है ना बड़ा जबरदस्त है, वेन को उधर प्री लोड को भी कम किया कुछ, लेकिन आफ्टर लोडिंग एजेंट तो है ही है ये जबरदस्त, स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन करते हुए, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर अटैक करते हुए। कैसे करता है ये, हाउ इट इज, असल में ये एंटी फाइब्रोटिक एजेंट भी हैं, ये प्लाक फॉर्मेशन को भी रोकते हैं। ये बात बता दूं आपको, दैट इज द रीजन प्लाक जो बना रहे हैं आप एथेरोस्क्लेरोसिस में, और बाद में फाइब्रोसिस हो जाता है और कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है, उस प्रोसेस को अगर आप कम करेंगे तो ये एजेंट बहुत जबरदस्त एजेंट, ये एजेंट जो है ना ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये ARB की बात करें, इसके लिए तो लिमिट है, इसकी तो लिमिट ज़्यादा है,
आप टू तक भी क्रिएटिनिन में दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते, 1.7 के बाद 1.8 के बाद नहीं दे सकते। तो बड़ी ज़बरदस्त ड्रग है, लेकिन इसको आप एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। इतनी सी बात है, देखिएगा ये आफ्टर लोड है, नए इलाज से ये आप जो रखे अपने जहन में भी रखेंगे, यानी प्रीलोड एजेंट भी है ये। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, बाइंडिंग ऑफ टू द बीटा रिसेप्टर्स। और इसके अंदर जो वो बीटा ब्लॉकर्स है जो इंट्रिंसिक सिम्पथोमिमेटिक एक्टिविटी वाले बीटा ब्लॉकर्स। मिसाल के तौर पे जो एजेंट इसमें इस्तेमाल होते हैं वो कार्बिडोलॉल है, अल्फा बीटा ब्लॉकर के साथ होता है, अल्फा अल्फा ब्लॉकर भी होता है, ब्लॉकेज भी है। अच्छा एजेंट है, बहुत अच्छा एजेंट है। इसी तरीके से जो दूसरे एजेंट है इसके अंदर अटेनोल है, बिसोप्रोलॉल है, मेटाप्रोलॉल बहुत अच्छी ड्रग है इसमें। मेटाप्रोलॉल मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खाली एस्थमेटिक्स में आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन और कंडीशन में ये अच्छी ड्रग काम करती है। हार्ट के ऊपर जो एक्ट है वो अलग है, लेकिन ये ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करती है हार्ट के ऊपर, इसका एक सेकेंडरी इफेक्ट है। और थर्ड जो इफेक्ट है एंटी रिथमिक एजेंट भी है, इसका ये फायदा है। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना वो उनका फायदा है जिनको आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं, नॉन पैरामेडिल वाले थे, उनमें से जो है ना डेल्टाइजाम में वरापेमिल है। ये एजेंट एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे अब इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये एंटी रिथमिक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर मेंटेन करते हैं इसको, विद हाइपरटेंशन है किसी को और उसको साथ में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी है, तो आपके लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी इन दोनों में से बनेगी। बीटा ब्लॉकर से ज़्यादा बेहतर ड्रग डिल्टाइज़ाम है और वरापेमिल। अब देखिए ना, कंपेलिंग इंडिकेशन है कि आप उनमें लाजमी तौर पे आपको देनी ही देनी पड़ेगी। इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, उसके अंदर भी कोरोनरी वाज़ोडायलेटर बन जाते हैं, ये अटैक करें डायरेक्टली ऑन द हार्ट। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स ये करते हैं, जैसे ड्रग्स इसके अंदर क्लोनिडीन है, जैसे पहले उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर रिबाउंड फिनोमेना होता है, इसीलिए इस ड्रग को बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको टेपर ऑफ करते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, वरना बहुत सीवियर रिएक्टिव हाइपरटेंशन हो जाएगा। सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, लिहाजा इनका मैकेनिज्म जो है वो आपके सामने डिस्क्राइब हुआ है। तो हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक होंगे इनडायरेक्ट, टोन आपने ऊपर से ही कम कर दी इसकी। इंट्राकार्डियक जो है उसका इफेक्ट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। उसके बाद जो एजेंट है वो डायपराडिन कैल्शियम चैनल, ये वो है जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है, और उनके अंदर कुछ ड्रग है। एम्लोडिपिन इज द एग्जाम्पल में यहाँ छोड़ दिया है, वह एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन इज अ ब्यूटीफुल ड्रग, इज द ओनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर व्हिच यू कैन गिव इन कंजेस्टिव कार्डियो। ओनली कंजेस्टिव कार्डियो फेलियर में एक ही ड्रग दे सकते हैं आप, अगर आप देना चाहें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के पूरे पूरे पूल में से वो एक ड्रग है, एम्लोडिपिन को आप दे सकते हैं। बाकी कोई भी ड्रग नहीं दें आप जिससे कि बीपी जो है ना वो कम हो जाए पेशेंट का, उसमें नहीं देते, कभी भी नहीं देते। डिल्टाज़ाम है और ये जो मैंने पहले बताया ये देते ही नहीं है। तो एम्लोडिपिन जो है ना कंपेलिंग इंडिकेशन बन जाएगी उन कंडीशन के अंदर जिनके अंदर जो है ना वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर पेशेंट को साथ में इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी हो, ये बहुत अच्छे एजेंट्स एम्लोडिपिन। इसी तरह से इसके और भी जनरेशन हैं एम्लोडिपिन की जो इस्तेमाल होती नहीं है यहाँ पर। आप एम्लोडिपिन याद रखें, इसका इफेक्ट क्या है ऑन आर्टरीज बेसिकली, लेकिन ऑन द हार्ट भी है। कैसे कैसे हार्ट पे कैसे कोरोनरी वाज़ोडायलेटर एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो मैंने आपको बताया था
साइनोइटियल नोड को इनहिबिट करेगा और इसके अलावा ये एवी नोड को भी जो है ना इनहिबिट करेगा, इस तरह हार्ट रेट को कम कर देगा। 3-4 इफेक्ट हैं इसके। डोमिनेंट इफेक्ट इसका जो है आर्टरीज के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं स्मूथ मसल के, उनको डायलेट करता है आर्टरीज पे। जब आर्टरीज पे करेगा तो ये वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा डेफिनेटली, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आफ्टर लोडिंग एजेंट हो जाएगा ये, फिर आफ्टर लोड को भी कम कर देगा। इस तरह से आप दोहराएं इन बातों को ध्यान में रखें कि करता क्या है, तब ये दवा इस्तेमाल करें उसको, जब आपको पता हो कि करता क्या है। और जो दूसरी हाइड्रोलाजीन है, मिनॉक्सिडिल है, ये भी वाज़ोडायलेटर है, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द स्मूथ मसल्स सीएमपी के थ्रू। उनमें हाइड्रोलाजीन है, मिनॉक्सिडिल, ये ड्रग पहले इस्तेमाल होती थी। अब ये सीवियर हाइपरटेंशन में कभी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, और हम हाइड्रोलाजीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी में ये कंपेयरिंग इंडिकेशन। हाइड्रोलाजीन प्रेगनेंसी के अंदर बहुत अच्छी ड्रग है ये, विद फ्यूसमाइड, मगर इसका एक्शन जो है बेसिकली और आर्टरीज है तो वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करना है, आफ्टर लोड कम करती है। ठीक, ये बात जो है ना इस तरह से समझ में आ जाती है। को जो ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं ये भी पेरिफेरल पोस्ट सिनेप्टिक को करते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है अल्फा 1 ब्लॉकर्स की जो वो है जो सारे प्रोस्टेट की ड्रग्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग इस्तेमाल की जाती है, वो अल्फा 1 ब्लॉकर्स। इसलिए जो है वो आपको जो करना है वो यही है कि आप जो है ना वो, हम यहाँ पे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अवेलेबल है ड्रग्स, वो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैक्स फ्लो के नाम से आती हैं ड्रग्स, और दूसरी जो ड्रग्स हैं वो भी हैं इसके अलावा, और कॉम्बिनेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इसके खुद इनके अल्फा 1 ब्लॉकर्स। वाज़ोडायलेटर्स हाइड्रोजन मिक्सोडल हो गए, तो ये हो गया वाज़ोडायलेटर अल्फा ब्लॉकर, एसी ब्लॉकर हो गया, फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स। अब ये होगा थायराइड है, लूप्स है, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, नाइट्रेट्स हैं, ये कुछ पार्ट इनका है, एसी इनहिबिटर्स का भी है। डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द हार्ट जो है बीटा ब्लॉकर्स हैं, बेल्टाजाम, वरापेमिल, विया, सेंटरमेकाइन, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, अल्डोमेट, वो भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। और आर्टरी को डायरेक्टली आप अगर यानी थर्ड वाला जो रह गया था सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस पर डोमिनेंट, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अमलोडिपिन है, हाइड्रोलाजीन है, मिनॉक्सिडिन है, अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स को बाद में लेके आएंगे, लेकिन हम पहले लेके जाएंगे। हम जो करते हैं ये एजेंट सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ख्याल है कि डोमिनेंट जो है ना ये करता है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बात कर रहा हूँ मैं आपसे, नॉट एज ए फार्माकोलॉजिस्ट। इसके इफेक्ट बड़े जबरदस्त है आफ्टर लोड एजेंट को। चाइनीज म्यूनिक अप्रोच क्या होगी कि इनमें से एक ले लो, इनमें से एक ले लो, पहले बताइए इसको ले लो, या इसको ले लो, या इसको ले लो। तीनों को लेना चाहें तो आप ट्रिपल थेरेपी करना चाहते हैं तो ट्रिपल थेरेपी करें, आप 1 2 3, एक इसमें से ले लें, एक इसमें से ले लें, एक इसमें से। फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है तो उनमें से एक ले लें, मैक्सिमम डोज पे जाएं, या ये ले या ये ले या ये ले, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है। कंपेयरिंग इंडिकेशन में अगर कोई है तो आप चॉइस अलग हो जाएगी, अदरवाइज आपको रहना ये सही। और अगर आप जो है स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आ रहे हैं तो 2 ड्रग चॉइस हो जाएगी, और आप स्टेज 3 के अंदर आप लॉन्च कर रहे हैं तो आप 3 लाजमी तौर पे आपको एजेंट देने पड़ेंगे। या सीवियर हाइपरटेंशन में या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में तीनों ड्रग यहाँ से और यहाँ से आपको उठानी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त फार्मूला है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। एजेंट फिर आप जो चाहें करें, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि आप प्री लोड को कम करें, हार्ट पे इफेक्ट है उसका, या आफ्टर लोड को कम करें।
डोमिनेंट इफेक्ट कहाँ पे है इसका, ये सोचते हुए अगर नुस्खा बनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हाइपरटेंशन को कंट्रोल आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए मैं जो फर्स्ट डोज देता हूँ स्टेज 1 के अंदर, वो अगर कोई बूढ़ा आदमी है या बहुत यंग है, बहुत ज़्यादा जो यानी शादी की एज ग्रुप होती है, उनमें मैं जो देता हूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एक एजेंट देता हूँ, क्योंकि वरना उनमें जो है ना डायरेटिक्स जो है ना वो प्रॉब्लमेटिकल हो जाएंगे जीरेटिक एज में भी और टीनेज एज में भी। मसला क्या है, टीनेजर्स के साथ अगर हम बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं उनके साथ, तो उनके साथ जो होता है वो फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। और ओल्ड एज के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। ज़्यादा बेहतर रिली है उनके लिए है कि आप एजेंट इस्तेमाल करें, ज़्यादातर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करें। तो ये अब जो है ना इस तरीके से आपको खुद चूज करना है कि किस आदमी को क्या देना था। एजेंट में से कोई भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो करता हूँ मैंने बता दिया आपको, एक एजेंट देता हूँ। या कभी और अगर एज ज़्यादा हो गई है 40 और किसी को टैकीकार्डिया भी बहुत ज़्यादा है और नर्वस भी बहुत ज़्यादा है, तो बीटा ब्लॉकर्स देना पसंद करूँगा। एक एजेंट बीटा ब्लॉकर्स मोनोथेरेपी, या से थायराइड दे देंगे उसको। स्टेज 2 में जैसे आएगा इन दोनों को मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ड्वेल थेरेपी ये बहुत बाजार में मिलती है, कीनोरेट फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन ड्रग है जो लोग खाते हैं। इसी तरह इसकी कॉम्बिनेशन भी मिलती है एम्लोडापिन वाली थायराइड के साथ, बहुत कॉमन इंडिकेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो है ना ड्रग लिखनी है आपने, मोनोथेरेपी करें आपकी मर्जी है, ड्वेल थेरेपी करें आपकी मर्जी है, ट्रिपल थेरेपी करें आपकी मर्जी, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है ना। AHN ने भी खुद छोड़ दिया है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्री लोडिंग एजेंट है, आफ्टर लोडिंग एजेंट है, या इंट्राकार्डियक है, या काउंट डोमिनेंट हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है। ये मालूमात रखते हुए आप लिखेंगे। और कंपेलिंग इंडिकेशन कोई नहीं होनी चाहिए। अगर कंपेलिंग है तो स्पेसिफिक ड्रग शुड बी चूज्ड। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज जो होती है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये है स्टेज 3 हाइपरटेंशन, ऊपर वाली स्टेज है। जब ये आ जाता है किसी के पास मसला, तो क्राइसिस इसको आप कहते हैं। इमरजेंसी वर्सेस इमरजेंसी, तो इमरजेंसी वो कंडीशन है जिसके अंदर TOD, पहले मैंने बताया था, अगर वो आया किसी को और किसी का BP 180 से ऊपर हो गया तो वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे उसको CVA हो चुका है, पहले हिस्ट्री भी दे दी उसने, और उसका BP 180 से ऊपर हो जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगी। उसका इस्कीमिक हार्ट डिजीज थी ऑलरेडी, या आपने पकड़ी, उस सूरत में ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाएगी। 180 के ऊपर BP गया। और अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है तो 180 से ऊपर गया अगर ब्लड प्रेशर, तो उसको अर्जेंसी कहते हैं। इसमें कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना इमरजेंसी सिचुएशन है, इसके अंदर अर्जेंसी की सिचुएशन है। उस लिहाज से इन दोनों को मैनेज किया जाता है। देखिए मैं इसका जो है ना प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। इसका प्रिस्क्रिप्शन का जो रूल है वो ये है, इसका जो प्रिस्क्रिप्शन का रूल है वो ये है, आपको जो है ना BP का जो गोल है, प्राइमरी गोल होना चाहिए हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का, 25% से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को नहीं गिराएं, एंड फॉलोड बाय द ब्लड प्रेशर रिडक्शन को आप लेके आए 160 तक विद इन नेक्स्ट 6 आवर, वहाँ पे आगे रुक जाए, और 24 आवर के बाद जो है इसको नॉर्मलाइज करें। ऐसी ड्रग ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप उसको नीचे लेके आए। अगर एकदम आपने जम कर दिया किसी को तो उसको CVA हो जाएगा, स्कीमिया हो जाएगा, ज़बरदस्त सेरेब्रल, और वो जो है ना आप या स्कीमिक हार्ट डिजीज हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो जाता है लोग। इसलिए क्या करते हैं कि 25% को कम करते हैं बस। 220 था किसी का ब्लड प्रेशर, तो 25% कितना होता है इसका निकाल दीजिए, 35-40 मिलीमीटर गिराएंगे। इसका मतलब वो फर्स्ट आवर में
और फिर उसके बाद नीचे लाएंगे टारगेट पे स्टेज 2 की 160 पे, और फिर स्टेज 1 की, और फिर नॉर्मलाइजेशन 24 आवर में ये आपको काम करना है। ये इसका रूल है। जबकि इसका जो रूल है अर्जेंसी का वो ये नहीं है। इसमें यह है कि ये अर्जेंसी है, ये ओपीडी केस है। पहली बात तो ये, इसके अंदर आपको 25% डिडक्शन करना है 24 आवर्स, और उसके बाद जो दूसरी 3 डेज है 4 डेज में फिर नॉर्मलाइज करना है स्टेज 1 में, स्टेज 2 से स्टेज 1 में, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें स्लो लोअरिंग करनी है, उसमें क्विक लोअरिंग करनी है, दोनों में फर्क हो गया। इमरजेंसी के अंदर जो है सारी की सारी ड्रग ज्यादातर जो है वो पैरेंटल है, और अर्जेंसी की सारी ड्रग ज्यादातर जो है ओरल है, एक्सेप्ट 2 ड्रग्स जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एब्सोल्यूट। सबलिंगुअल जो है ना कैप्टोप्रिल मना है, इसमें शदीद मना है, और सबसे बड़ी गलती यही कर रहे थे। और ओरल नेफेडेरिन के ड्रॉप्स में मिलते हैं इसके, अब ये बैन किए इन्होंने, गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। कैप्सूल आते थे वो फाड़ के अंदर जमान के नीचे रखते थे, उससे ये हुआ सीवीए ज्यादा हो गया। इस तरह से एएमआई में चले गए लोग। ऐसा ना करें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये, दोनों कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, उसमें भी नहीं दे सकते, इसमें भी नहीं दे सकते। सबलिंगुअल इस्तेमाल करना मना है। तो ड्रग में इसके लिए जो नुस्खा बनाऊंगा वो मैं ये करूंगा कि सबसे पहले जो है ना मैं टैबलेट जो है ना इनको दूंगा, डायरेटिक दूंगा, 40 मिलीग्राम सिस्टमाइड दूंगा। फिर उसके बाद जो मैं दूसरी ड्रग इस्तेमाल करूंगा वो स्लोली रिलीजिंग ड्रग इस्तेमाल करूंगा। पाकिस्तान में जो है ना सस्ती तरीन दवाएं जो होती हैं वो ये मंदाजरीन है। सेकेंड ड्रग जो है वो ये यहाँ सबसे सस्ती दवा है वो हाइड्रोलिजिन है, टैबलेट हाइड्रोलिजिन, वो आप दे दीजिए। उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो 2 घंटे ज़्यादा नहीं होता। फिर 25 मिलीग्राम दे दें, फिर 25 मिलीग्राम दे दें, इस तरह से करके देखें। फर्ज करें आपसे ये नहीं हो रहा है तो ऐड करते हैं इसमें एल्डोस्टेरोन, यानी ओपीडी में ही ऐड करें। इतना करते हैं उसको 25% रिडक्शन हो जाए। अब इसको घर भेज दीजिए इन एजेंट के साथ, ट्रिपल रिजीम होगा, तीन ड्रग हो गई, इनमें से चूज कर ले कोई भी। इसके अलावा आप दे सकते हैं इसके अंदर, आजकल हम जो देते हैं वो देते हैं लिजोनोप्रिल भी देते हैं इसके अंदर, जिसको नाम जो है ना जेस्टिल है, और दूसरी जो ड्रग है वो रेनिटेक है, एनालप्रिल जिसे कहते हैं, वो बड़ी जबरदस्त ड्रग है। वो हम देते हैं 10 मिलीग्राम, दोनों की 10 मिलीग्राम पहले ट्रायल करते हैं, अगर नहीं वो 10 मिलीग्राम तो 20 मिलीग्राम देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको लेनी है 3 ड्रग्स, और 3 ड्रग्स में ये आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट खुद ब खुद पीछे आएगा। स्लोली जो है ना रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, ओरल एजेंट शुड बी, नॉट इंट्रावेनस, पैरेंटल एजेंट इस्तेमाल नहीं होता। ये आसान सी बात है। और इमरजेंसी के अंदर जो है ना पाकिस्तान में जिसको कम करते हैं इस तरह से कहते हैं 25% रिडक्शन चाहिए आपको। सबसे अच्छी ड्रग है सोडियम नाइट्रोक्साइड, वो 5 मिनट में जो है ना वो 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर जो 25% रिडक्शन कर देते हैं। तो लिहाजा उसकी डोज को रोक कर जो है ना एहतियात के साथ इस्तेमाल करके 1 आवर के अंदर जो है ना वो करते हैं इसको इस्तेमाल, 1 आवर के अंदर इसको 25% रिडक्शन करते हैं। एजेंट सबसे अच्छा जो है वो है सोडियम नाइट्रोक्साइड। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो दूसरा एजेंट जो अवेलेबल है हाइड्रोलिजिन है, इंट्रावेनस हाइड्रोलिजिन आप लगाइए। आईएम भी लगा सकते हैं इंट्रावेनस, यहाँ इसमें लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एडजुवेंट थेरेपी आपको फ्रोसेमाइड तो देनी है, इंट्रावेनस देनी पड़ेगी, 40 मिलीग्राम आईवी, हाइड्रोलिजिन 25 मिलीग्राम काम इसमें फ्यूल में होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट 5 मिलीग्राम लगाते चले जाइए। अचीवमेंट 25 मिलीग्राम, जैसे ही वो 5 ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद वो काम कर जाएगा बड़े आराम से। अब आप थर्ड ईयर अगर डालना चाह रहे हैं तो ये 2 तो हो गए थे, लेकिन सुनी और आपसे अब आप डाल दें, आप नाइट्रेट्स को डालें, बाजार में मिलता है ग्लाइसाइड, दोनों मिलते हैं, आईवी की फॉर्म में मिलते हैं, वो आप
ड्रिप ड्रिप के अंदर डाल के उसको लगाते हैं। आहिस्ता 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 ब्लड प्रेशर जो है ना वो लोअर करते हैं। 25% उसी में अचीव हो जाता है। उसके बाद जो बात कर रहे हैं हम 6 आवर्स में 160 तक लाते हैं स्टेज 2 में, और उसके बाद जो है ना इन ड्रग्स में से जो ऊपर वाली दवाएं निकाल देते हैं। अब हमारे पास डायरेटिक रह जाता है, हमारे पास जो है ना दूसरी ड्रग जो है वो वाज़ोडायलेटर रह जाती है, डायरेक्टली एक्टिंग हाइड्रोलिसिस। इसको हम रखते हैं और थर्ड एजेंट हम इस्तेमाल जो हम अब करके निकाल कर उसमें से यानी हमने करके नहीं देना चाहते आप नाइट्रेट्स को, तो अब आप क्या करें, एल्डोस्टेरोन को ऐड करें इसमें। उसके बाद जब वो घर जाने लगे तो इमरजेंसी की बात होगी, या फिर जो है ना आप जो एजेंट इस्तेमाल करें वो पावरफुल एजेंट जो इस्तेमाल करें वो करें, बहुत सटा है मिसाल के तौर पर, वो उसमें ऐड कर दें 160 मिलीग्राम ऐड कर दें, तो स्लोली बीपी जो है 24 आवर के अंदर नॉर्मलाइज कर देगा। विद इन 24 आवर 48 आवर्स में नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर अब एजेंट को कम करते जाएं। अगर ये हाइपरटेंशन करी तो फिर आपको नॉर्मल टेंशन कराना है, इसको 130 तक लाना है, 135 तक। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आते हैं। हम पाकिस्तान में ये एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो अवेलेबल है उसकी बात हो रही है। जो एजेंट उन्होंने बताए हैं वो यहाँ मिलते ही नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको, यहाँ अवेलेबल है ही नहीं। जो इन्होंने लिखे हैं इसके अंदर कुछ मिलते हैं यहाँ पे, वो आग खान में मिलते हैं। और आप लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं कि करें क्या भाई। इसके अंदर आपको पैरेंटल थेरेपी देनी है, 40 मिलीग्राम स्टेट दे दे, हर 4 घंटे बाद 40 मिलीग्राम ट्रोसिमाइड दे, हाइड्रोलिसिन। चलो आपको आईवी ना दें, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, 1 एमपी लगाते हैं इसको, यानी 5 मिलीग्राम पर ml है ना, तो 5 ml लगा दें, 25 मिलीग्राम लगा दें, आपने लगा दिया। या ड्रिप में डाल के लगा दें हाइड्रोलिसिन। अगर इससे भी कंट्रोल ना हो रहा तो आप नाइट्रेट की ड्रिप तो सस्ती होती है बहुत, वो मंगवा लें, उसके साथ थर्ड इंटरवेंस डाल दीजिए, आपका गोल अचीव हो जाएगा 6 आवर वाला। 25% फर्स्ट आवर में और 2 to 6 आवर में 160 तक आ जाएगा। जो घर भेजें तो उसमें से एक एजेंट कम करके क्या करें, ओरल एजेंट डाल दें। अब इंटरवेंस सारे इस्तेमाल कर, इन सबको ओरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एजेंट जो है डायरेटिक डालें, जैसे पहले बताया गया था, एक पीरियड डालें, एक हार्ट के ऊपर इफेक्ट करने वाला डालें, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक आफ्टर लोड का इस्तेमाल करें। और वो सबसे बेस्ट जो है वो इनमें से जो पेशेंट बर्दाश्त करते हैं वो ARBs को करते हैं, जैसे वल्साटा है, वो घर में भेज दें उसको, और फिर वो मॉनिटर करें उसको, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन बुला के चेक करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट निकल आएगा। इसमें कोई घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। आईवी लगाने हैं और बाद में ओरल थेरेपी देगी, घर भेज दीजिए। उसके अंदर जो है ना देते नहीं इंट्रावेनस, कुछ भी नहीं देते, सिर्फ ओरल थेरेपी देते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये तो बहुत आसान सी बात है। इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है लोगों ने, वो और बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड। सीवियर हाइपरटेंशन कोई चीज़ नहीं होती, आपको या डिक्लेयर करें हाइपरटेंशन इमरजेंसी है या अर्जेंसी। अर्जेंसी में ओरल ड्रग थेरेपी, डुअल थेरेपी मिनिमम है, ट्रिपल में भी जा सकते हैं आप, टेट्रा में भी जाए, आपकी मर्जी है, लेकिन देना ओरल है। और इमरजेंसी के अंदर सारी ड्रग जो देंगे 6 आवर्स के अंदर, 8 आवर्स में सारी पैरेंटल होंगी, फॉलोड बाय ओरल थेरेपी, फॉलोड बाय ट्रिपल थेरेपी दे के भेज दें। अब समझ में मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज़ होती है। मैंने शामिल किया है ज़बरदस्ती इसको, मैंने इसको, दैट इज़ वाई आई हैव कंप्लीटेड विद टीयर्स। की वजह है कि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मैं कहा 5 लेक्चर होते हैं मेरे इसके, तो वो तो मैंने ज़्यादा एक ही में 3 लेक्चरों में, चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें आप इसको। मेरी बेगम को जो एतराज़ है वो मेरे बोलने पर एतराज़ है। वो कहती हैं आप 2-2.5 घंटे तक बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस एज में इतना फटीग करना डेंजरस है। तो इसका जो है ना जवाब, आप डॉक्टर्स हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप जो है ना इसका जवाब दे दीजिएगा, तो फिर रिकॉर्ड में आ जाएगा भाई ये जो है ना मेरी अपनी मर्जी है, मैं इससे फ्रेश हो जाता हूँ, मेरा नहीं है ये पॉजिटिव इफेक्ट, इनोट्रोपिक इफेक्ट। लिहाजा ये जो है ना, ये जो अभी
सेशन किया गया है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो व्हाट्सएप पे करते हैं। हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल आप करें, आप व्हाट्सएप पे कर दें, मैं उसको जवाब दे दूंगा और सारे लोग देख लेंगे। इसमें ये फायदा हो जाएगा। सही है ना ये बात? उसमें आप भेज दें व्हाट्सएप, फिर ये आसान हो जाएगा।